अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर महविश फातिमा, जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाती है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और इक्विलिब्रियम को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें ओबे करनी चाहिए जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज होती है? अगर हम एक पार्टिकल की बात करते हैं, एक स्मॉलर बॉडी की, एक लार्जर बॉडी की, एक इवन के एक पार्टिकल की भी बात करते हैं, तो उसके ऊपर भी ग्रेविटी इफेक्ट करती है। और ग्रेविटी क्या चीज है? ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ जो है वो किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी लार्जर ऑब्जेक्ट पे, किसी भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स की वजह से वो बॉडी जो है वो स्टेबल कंडीशन में रहती है और जमीन जो है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। इसकी वजह से वो जमीन के ऊपर वो बॉडी स्टिल रहती है। अब वो बॉडी चाहे स्मॉल है चाहे लार्ज है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती ही होती है। लेकिन अगर हम उस फोर्स को कंपेयर करें विद द फोर्स विद द मतलब एक बॉडी है, उसका मास, उसका वेट जो है वो मास ऑफ द अर्थ जो है उससे अगर कंपेयर करें तो वो बॉडी बहुत ज्यादा स्मॉलर है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अब जो फोर्स लगती है बॉडी के ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। उसकी वैल्यू हम ग्रेविटी इससे पहले पिछले टॉपिक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी लिंक, आपने लाजमी देखना है। हमने ग्रेविटी को स्टडी किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड को भी स्टडी कर चुके हैं हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स में। हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना देखते हैं कि ग्रेविटी की एक फोर्स है जो अर्थ अप्लाई करती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। कोई भी बॉडी है, वो स्मॉलर बॉडी है या लार्जर बॉडी है। लेकिन अगर हम उसी बॉडी को कंपेयर करें विद द अर्थ, मास ऑफ अर्थ से, तो उसका मास बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट मास। अब क्या है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी? फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। अर्थ ने फोर्स अप्लाई की किसके ऊपर? टू पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, सर्कुलर बॉडी। अब जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है, इसके हर पॉइंट के ऊपर जो है वो ग्रेविटी की फोर्स अफेक्ट करेगी और वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी। सर्कुलर बॉडी एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में क्या होता है? डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, तो हर पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई होगी और ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो जब हम इसके ऊपर इसका फोर्स लगाएंगे, देखेंगे कि कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है और टोटल फोर्स कितनी है। तो जितने पार्टिकल्स के ऊपर, सब पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका हम सम ले लेंगे। कैसे? अगर इसका मास m है, लेट मास m, तो कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड? ग्रेविटी g। अगर इस पार्टिकल का मास m1 है, इसका m2 है, इसी तरह इसका m3 है और इस किसी पार्टिकल का मास mn है, टोटल पार्टिकल्स का सम, तो जो सम आएगा, सम ऑफ फोर्स, वो कितनी हो जाएगी? ग्रेविटी तो सेम लग रही है, m1g प्लस m2g प्लस m3g प्लस अप टू सोन mng तक, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका सम हम ले लेंगे। तो सिंपल हम लिख सकते हैं समेशन m ऑफ g। और ये जो फोर्स लग रही है जिसको हमने सम ऑफ फोर्सेस कह दिया, इसको इसका नाम है W, जो कि है वेट की फोर्स, और जो हमेशा कहाँ पे एक्ट करती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि मेरे पास, लेट कर लेते हैं हम, m कैपिटल M जो है वो इक्वल है समेशन ऑफ m। समेशन मतलब सम, देन वेट की फोर्स हमारे पास बराबर हो जाएगी कैपिटल M ऑफ g। मतलब जितने भी एक बॉडी है उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका सम और साथ में जो ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई हो रही है। अब ये तो था वो ग्रेविटी की फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। अब इस होल बॉडी के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि अगर इस पूरे के ऊपर अलग-अलग पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी की फील्ड को स्टडी करने की बजाय हम एक ही ऐसा पॉइंट देख लें जिसके ऊपर पूरा का पूरा मास या पूरा का पूरा
जो मास ऑफ द बॉडी है वो डिपेंड कर रहा है और उसी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, तो उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर अगर एक बॉडी सिमेट्रिक है, इन सिमेट्रिक बॉडी में क्या होता है, हमेशा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसका सेंटर पॉइंट होता है। दिस इज द पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर सेंटर पॉइंट है और जिसके ऊपर पूरी की पूरे का पूरा वेट जो है वो डिपेंड कर रहा है, बॉडी का पूरा वेट डिपेंड कर रहा है और इसी के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है और इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है। कौन सी फोर्स? वेट की फोर्स। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या हो गई? टोटल वेट ऑफ द बॉडी। और अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो टोटल वेट ऑफ द बॉडी कहां पर डिपेंड करेगा? इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल एक सिमेट्रिकल चेयर है, तो चेयर का उसके बिल्कुल सेंटर में, सिलेंडर है तो सिलेंडर का उसका सेंटर ऑफ एक्सेस में। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल एक मीटर रूल है, मीटर रूल का उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो हमेशा सिमेट्रिक बॉडी में जो वेट है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट है, वो एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट होता है जहां पे वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड करता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसी पॉइंट के ऊपर, मतलब जो ग्रेविटी की फोर्स है वो सारी की सारी उसी पॉइंट के ऊपर लग रही है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अगर एक ग्रेविटी हमने ले लिया सिमेट्रिक बॉडी के ऊपर, अगर मैं एक इरेगुलर शेप की बॉडी ले लेती हूँ, जिस जैसे प्लेन लूमिना, प्लेन लैमिना। अब प्लेन लैमिना क्या है? एक इरेगुलर नॉन सिमेट्रिकल बॉडी। नॉन सिमेट्रिकल बॉडी में क्या होगा? नॉन सिमेट्रिकल बॉडी में हम कैसे पता करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट है या कौन सा पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे जो वेट ऑफ द बॉडी है वो डिपेंड करता है। इस तरह एक इरेगुलर शेप की बॉडी मैंने बना ली। अब क्या करेंगे? रैंडमली वर्टिकल लाइंस जो है वो ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज मैंने यहां से एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, तो इसका जो ये सेंटर पॉइंट आएगा जहां पे इंटरसेक्ट ईच अदर, वर्टिकल लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये वो वाला पॉइंट है जहां पे जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहते हैं या जहां पे होल वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स। ठीक है, ये पॉइंट है जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमने कोई और इरेगुलर नॉन सिमेट्रिकल बॉडी का निकालना है तो वो भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे जहां पे जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइंस को हमेशा ड्रॉ करना है। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट को हम कहेंगे वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है और उसी पॉइंट के ऊपर पूरे का पूरा वेट जो है वो बॉडी का डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या चीज है? अच्छा, अब आ जाते हैं हम सेंटर ऑफ मास पे। अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करूं, न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकेंड लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? न्यूटन सेकेंड लॉ एप्लीकेबल है अगर हम किसी भी बॉडी के मास की बात करते हैं। अगर वो पार्टिकल स्मॉल है या लार्ज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूटन सेकेंड लॉ हमेशा बॉडी के ऊपर अप्लाई होता ही होता है। अगर बॉडी के अंदर डिफरेंट वेलोसिटी है, अगर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी या डिफरेंट वेलोसिटीज है, तब भी बॉडी के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब वो जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली एक्सेलरेशन भी किसी एक ऐसी पॉइंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है जहां पे पूरे का पूरा मास जो है वो बॉडी का डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन भी ये है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा का पूरा मास जो है वो बॉडी का डिपेंड करता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, इट इज अ पॉइंट वेयर whole mass of the body is
डिपेंडेंट, वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरी की पूरी बॉडी का मास जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अब जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट सेम चीज है। ठीक है, उसको भी हम सेंटर पॉइंट कहते हैं या वो वाला पॉइंट कहते हैं जहां पे बॉडी का वेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, इसको भी वही पॉइंट कहते हैं। अगर एक नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है जैसे रैंच है, रैंच के एक तरफ जो होता है वो होल्डर होता है, उसका मास ज्यादा होता है, दूसरी तरफ उसका हैंडल होता है, हैंडल का मास कम होता है। तो जहां पे बॉडी सिमेट्रिक में आएगी यानी कि बैलेंस हो जाएगा उसका वेट, उसका मास जो है, उस पॉइंट पे जो है वो उसको कह देंगे ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वी आर नॉट सेंटर ऑफ मास में वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास में कोई भी ग्रेविटी डिस्कस नहीं करती, कोई डायरेक्शन डिस्कस नहीं करती, सिर्फ एक बॉडी को डिस्कस किया जाता है और देखा जाता है कि उसका मास कहाँ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर उसका कंप्लीट मास जो है वो डिपेंडेंट है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम लोग ग्रेविटी को डिस्कस करते हैं, उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होनी चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जबकि सेंटर ऑफ मास में ऐसी कोई भी चीज नहीं डिस्कस की जाती। क्या चीज? नो डायरेक्शन, नो ग्रेविटी। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्शन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड अबाउट ग्रेविटी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि वो फोर्स ही वो है जो ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है? इक्विलिब्रियम बैलेंस कंडीशन को कहते हैं। कोई भी बॉडी जो बैलेंस स्टेट में है, बैलेंस कंडीशन में है, या उसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, बॉडी इज सेड टू बी बैलेंस्ड और हैव नो एक्सेलरेशन। उस टाइम पे बॉडी को कहते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। या तो वो बॉडी बैलेंस है या वो बॉडी उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन जो है वो या तो बॉडी रेस्ट में होती है या बॉडी इज एट रेस्ट और मूव कर रही हो लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। उस टाइम पे बॉडी के अंदर बॉडी is said to be in equilibrium because at that time body have no acceleration, or rather than that body have acceleration and body is not in equilibrium। अब अगर मैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम बात करूँ या टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो दो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिंपल के बॉडी जो है वो रेस्ट में, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ इक्विलिब्रियम बॉडी बैलेंस है, नो एक्सेलरेशन, इसका मतलब है दो तरह की एक्सेलरेशन है। एक जो है वो बॉडी के अंदर ना ट्रांसलेटरी मोशन हो ना रोटेटरी मोशन हो। बॉडी के अंदर दो टाइप्स की मोशन है जी, कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल और नंबर सेकंड इज रोटेशनल। ठीक है, ये आगे हम देखते हैं कंडीशंस कौन कौन सी। अच्छा, टाइप्स में आ जाए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिंपल, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर तो बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में, इसका मतलब है कि वो बॉडी उसके अंदर जो भी कोई भी उसके अंदर एक्सेलरेशन है या बॉडी इज एट रेस्ट, जीरो एक्सेलरेशन है। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है बुक ऑन टेबल। अगर एक बुक एक टेबल पे पड़ी हुई है, वेट की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और नॉर्मल फोर्स जो है वो एफ एन अपवर्ड एक्ट कर रही है। इसका मतलब है डब्ल्यू एन एफ एन जो है वो डब्ल्यू के बराबर है। दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दैट्स मीन बॉडी इज एट रेस्ट। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या बता रहा है? डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें ये बता रहा है कि बॉडी मूव तो कर रही है बट बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस टाइम पे बॉडी को कहेंगे कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल सिंपल नॉर्मल जो
एग्जाम्पल इसकी यूज होती है वो है पैराट्रॉपर। पैराट्रॉपर क्या चीज है? जब एक पैराट्रॉपर पैराशूट अपना लेता है और एरोप्लेन से जंप करता है, हवा में छलांग लगाता है, क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो अपना पैराशूट ओपन करता है। जैसे ही वो अपना पैराशूट ओपन करता है तो वो उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है, फ्रिक्शनल और एयर रेजिस्टेंस जो है वो आपस में बैलेंस हो जाती है और वो यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड मूव करता है और एक टाइम पे आके वो जमीन पे रुक जाता है। ठीक है, उस मोशन को कहते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन है। उसने बहुत यूनिफॉर्म पैराशूट ओपन करने के बाद उसे यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड एक्ट करना है, और जब वो डाउनवर्ड आएगा उस टाइम पे जो बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम है वो कौन सी इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आगे दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन हमें ये बताती है कि इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द ट्रांसलेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। कैसे? मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स एक्ट करती है फिजिकल टू एम। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्स के कंपोनेंट्स भी स्टडी कर लिए। फोर्स के कंपोनेंट होते हैं जी एफ एक्स और एफ वाई। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, उसके ऊपर F1, F2, F3, F4 डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही है। तो वेक्टर सम का मतलब है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सारे का सारा जीरो होना चाहिए। दैट्स मीन के समेशन ऑफ F ऑल द फोर्सेस आर जीरो। इसके अलावा अगर एक फोर्स है, उस फोर्स को हमने उसके कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर लिया, फोर्स को स्टडी नहीं कर रहे, उसके कंपोनेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, एफ एक्स को और एफ वाई को, तो इसका मतलब है उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स भी जीरो होने चाहिए। वेक्टर सम ऑफ ऑल द x components will be zero और vector sum of all the y components are zero। इस टाइम पे जब सारी की सारी फोर्सेस जीरो होंगी तो बॉडी को हम कहेंगे द बॉडी इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब इस टाइम पे बॉडी के अंदर कोई भी लीनियर मोशन नहीं है, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है इस टाइम पे बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस और उसके जितने भी फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब जीरो हो गए। बट हमारे पास एक सेकंड कंडीशन भी होती है। सेकंड कंडीशन ये कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या पता ना हो, रोटेशनल मोशन हो। तो अगर हम बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन को स्टडी करेंगे, ट्रांसलेशनल बॉडी के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन तो जीरो हो गई, उसको हमने कह दिया कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। बट व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन? व्हाट अबाउट द रोटेशनल मोशन? तो रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग उसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या चीज है? हम देखते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन में क्या चीज आती है? सेकंड कंडीशन में लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉडीज, एक बॉडी है उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है पर बिल्कुल सेंटर पॉइंट से F1 और F2 बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। जबकि सेकंड बॉडी है उसके ऊपर सेकंड सेंटर पॉइंट से फोर्सेस तो सेम अप्लाई हो रही है F1 एंड F2, बट यहाँ पे जो फोर्सेस का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो गया। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया। तो सेकंड कंडीशन हमें ये बताती है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। टॉर्क का क्या मतलब है? कि जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट हो सकता है किसी बॉडी के अंदर या जिस वजह से रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है उसकी वो कॉज ही जीरो हो जाए। ठीक है, तो जो टॉर्क है किसी भी बॉडी के अंदर अगर तो उसका वेक्टर सम जीरो हो जाए, चाहे वो कपल की फॉर्म में हो चाहे वो सिंपल जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस सेम हो, दोनों के दोनों फॉर्म्स में अगर तो वेक्टर सम जीरो हो जाता है इसका मतलब है कि बॉडी को हम कहते हैं कि वो रूट जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रहा है। और अगर एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होती है?
कंप्लीट इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम स्टेट वो वाली स्टेट होती है जब बॉडी जो है वो फुलफिल करे फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन। दैट्स मीन कि बॉडी के अंदर वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आर जीरो, either it may be the x component, either may be the y component, and vector sum of all the torque acting on a body is also zero. Then the body is said to be in complete equilibrium. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसके अंदर हम कहते हैं जी हमने इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो हम इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं? सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई इसके ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हुई है। अगर एक बॉडी है उसके ऊपर कौन सी फोर्स? सिंपल फोर्स एफ है, उसका एक्स कंपोनेंट है, उसका वाई कंपोनेंट है। चेक करना है कि बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। उसके बाद उसका वेक्टर सम निकालना है कि फोर्सेस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, कौन सी किस तरह की फोर्सेस अप्लाई हो रही है। हमने सारी की सारी फोर्सेस और उनके कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद जब हम उसके बाद हमने क्या करना है, जो फोर्सेस है उसको इक्विलिब्रियम, जो समेशन ऑफ फोर्सेस है उनको इक्विलिब्रियम के इक्वल रख देना है कि जो बॉडी है वो इन इक्विलिब्रियम है, चाहे तो वो फोर्सेस है चाहे वो टॉर्क है। इसका मतलब है बॉडी के अंदर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा टॉर्क का मतलब है कोई भी बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे जो बॉडी है जो उसके अंदर जो सॉल्व बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी किस तरह उसको इक्विलिब्रियम में लाया जाए, तो जब हमने उसके अंदर टॉर्क और उसकी सारी फोर्सेस को जीरो कर दिया, इसका मतलब है जो बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। उस टाइम पे जो बॉडी है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। दोबारा देख लें, आज का हमारा जो टॉपिक था वो इक्विलिब्रियम था। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बॉडी बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन है चाहे वो रोटेशनल मोशन है, दोनों तरह की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होनी चाहिए। अब उसके अंदर दो कंडीशन है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। इसका मतलब है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में दो तरह की टाइप्स आ गई, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक में बॉडी इज एट रेस्ट और डायनामिक में बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। फर्स्ट कंडीशन में ये कहा जाता है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है फिजिकल टू एम, उसके मुताबिक कोई भी फोर्स और उस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए, सारे के सारे कंपोनेंट जीरो होने चाहिए। सेकंड में ये कहा जाता है कि जितने भी टॉर्क है, रोटेशनल इफेक्ट है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा का सारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, तो बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। द बॉडी इज सेटिस्फाइंग द कंप्लीट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आज का हमारा यही टॉपिक था जिसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम को स्टडी किया और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।